नमस्कार साथियों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जब हम इस गाने को सुनते हैं तो एकाएक इस देश की भौगोलिक स्थितियों पर हमारी नज़र जाती है। मन भौगोलिक स्थितियों की तरफ एकाएक खिंचा चला जाता है। कितने सुंदर हैं यहाँ के पहाड़, कितनी सुंदर हैं यहाँ की नदियाँ। हर एक मौसम, दुनिया में जितने भी मौसम पाए जाते हैं सारे मौसम भारत देश में पाए जाते हैं। अगर इन खूबसूरती की बात करें तो वास्तव में भारत से सुंदर देश पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम यहाँ के लोगों की बात करते हैं, कैसे हैं मेरे देश के लोग, कैसी है मेरे देश के लोगों की मानसिकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ऊंचा स्थान मेरे देश भारत का पूरी दुनिया में है, उतना ही नीचा स्थान मेरे देश का, मेरे देश के लोगों की वजह से है। ऐसा ही एक किस्सा, एक कहानी, क्योंकि आज पूरा भारत शिक्षक दिवस मना रहा है। और शिक्षक दिवस इसलिए मना रहा है क्योंकि शिक्षकों का योगदान इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का दिन शिक्षकों के नाम, और शिक्षक दिवस मनाते समय भारत ने जिस व्यक्ति को अपने प्रेरणा के रूप में चुना है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, वो नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पूर्व राष्ट्रपति। तो साथियों, जिस व्यक्ति को आदर्श मानकर आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, जबकि इस देश में इतनी महानतम हस्तियां हुई जिनका कद विश्व स्तरीय है, और जिस शख्स के नाम पर आज देश शिक्षक दिवस मनाने जा रहा है या मना रहा है, उसके कद की अगर हम उन शख्सियत से तुलना करें, उसके काम की तुलना करें, तो वो शख्स जो है दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये भारत है, और भारत जो है केवल अपनी भौगोलिक स्थितियों, मौसमों और नदियों के कारण ही नहीं जाना जाता, बल्कि इस देश के लोगों के कारण भी जाना जाता है। इस देश में साहित्य की चोरी कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। अगर मैं बात करूं कि वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई, जिसका श्रेय वाल्मीकि को दिया जाता है, तो जो उसके प्रसंग, उसके चरित्र जो चुराए गए हैं, वो कहाँ से चुराए गए हैं, इस बात को हम जातक कथाओं को पढ़ने के बाद आसानी से जान सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे, अंधे लोग, बहरे लोग, गूंगे लोग, जो कुछ सुन लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ कह देते हैं, तो उसके बाद अपना मुंह, अपने कान, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर ना वो कुछ सुनते हैं, ना कहते हैं और ना देखते हैं। तो साथियों, अगर मैं रामायण की बात करूं, तो रामायण में जब जाम्बाली ब्राह्मण भरत के साथ चित्रकूट में राजा राम से मिलने जाता है, तो जाम्बाली कथन में राम ने बुद्ध को चोर कहा है कि जैसे चोरों को दंडित किया जाता है, ऐसे ही बुद्ध को और बुद्ध के अनुयायियों को दंडित किया जाना चाहिए। अब जो अंधे बहरे लोग हैं, अगर वो थोड़ी सी जहमत उठाएं और वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, वाल्मीकि रामायण में जाम्बाली कथन को पढ़ने का काम करें, तो उन्हें आराम से मालूम पड़ जाएगा। अगर वाल्मीकि बुद्ध की बात कर रहा है अपने रामायण ग्रंथ में, तो इसका मतलब ये है कि वाल्मीकि रामायण से पहले ही बुद्ध हुए। ये जो रामायण है, रामायण की कहानी है, सतयुग, द्वापर युग और ये युग युग की कहानी नहीं है, कोई बहुत प्राचीन नहीं है, यानी कि बुद्ध के बाद ही लिखा गया ग्रंथ है। चलिए, ये तो हमने एक साहित्यिक चोरी की बात कही है। अब एक और साहित्यिक चोरी की बात, उस शख्स के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम जिस शख्स के नाम पर यह देश शिक्षक दिवस मनाने का काम कर रहा है। कहानी थी एक किताब की जिसका नाम है भारतीय दर्शन, और पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि यह किताब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से छपी है। यानी पूरी दुनिया ये जानती है कि यह किताब डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखी है, लेकिन कहानी और सच्चाई कुछ और है। चलिए उस तरफ बढ़ते हैं। कहानी ये है कि 1921 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मैसूर से कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर आते हैं, और यह बात 1923 के आसपास की है। उनका एक स्टूडेंट है, शोध छात्र है, जिसका नाम है जदुनाथ सिन्हा।
वह अपनी थीसिस भारतीय दर्शन को 3 परीक्षकों को सौंपता है जांचने के लिए, ताकि उसको जो है पीएचडी की डिग्री मिल सके। ये जो 3 परीक्षक हैं ये कौन हैं? तो पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं डॉक्टर विजेंद्रनाथ शील और तीसरे हैं डॉक्टर बीएन शील। तो इनके सामने जो है अपनी थीसिस जदुनाथ सिन्हा ने प्रस्तुत की ताकि उसको डिग्री मिल सके। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जदुनाथ सिन्हा की इस थीसिस को पास करने में 2 साल का वक्त लेते हैं और इसी दौरान लंदन से इसी थीसिस को अपनी किताब के रूप में छपवा देते हैं, प्रकाशित करवा देते हैं और उसके बाद पीएचडी की डिग्री जदुनाथ सिन्हा को उपलब्ध करा देते हैं। जैसे ही बाज़ार में भारतीय दर्शन नाम की किताब आती है और इसका पता जदुनाथ सिन्हा को चलता है तो उनके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। जदुनाथ सिन्हा ये बाज़ार में आई हुई नई किताब का अध्ययन करते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये जो किताब है ये हूबहू उनकी जो थीसिस है वही है। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव कहते हैं कि राधाकृष्णन की किताब में अध्याय पूरे के पूरे वही हैं जो जदुनाथ सिन्हा की थीसिस में हैं। वे जल्दबाजी में थे और शायद इसीलिए थोड़ा बहुत भी हेरा फेरी नहीं कर पाए। किताब भी बहुत बड़ी थी, कम से कम 2000 पेज की, इसलिए इतनी जल्दी में वे इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाए। अगर समय मिला होता तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेरा फेरी जरूर कर लेते। थीसिस चोरी के संबंध में राधाकृष्णन केवल इतना ही कहते रह गए कि यह इत्तेफाक ही है कि मेरी किताब और जदुनाथ सिन्हा की थीसिस काफ़ी मिलती है। तर्क उनके पास वही था कि किताब लिखने और जो थीसिस है उसका स्रोत एक ही है, उसका विषय एक ही है, आदि आदि। राधाकृष्णन अपनी किताब को जदुनाथ सिन्हा की थीसिस से अलग साबित नहीं कर पाए। यह मॉडर्न रिव्यू में छपे जदुनाथ के लेखों और राधाकृष्णन के जवाबों से स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद वही हुआ जो होता है और जो होना चाहिए था। जदुनाथ सिन्हा कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने राधाकृष्णन के ऊपर 20,000 रुपये का साहित्यिक चोरी का दावा ठोक दिया। और जैसा कि होता ही है कि कोई भी चोर कैसे आसानी से अपनी चोरी को स्वीकार कर ले कि हाँ उसने चोरी की है, क्योंकि चोरी जो है समाज में बदनामी का भी सबब बनती है। और फिर यह चोरी तो एक ऐसे आदमी ने की थी जो कि देश में हाई प्रोफाइल था, तो इसीलिए राधाकृष्णन ने भी जदुनाथ सिन्हा के ऊपर 1 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। लेकिन जैसे ही जदुनाथ सिन्हा की थीसिस कोर्ट में पहुंची वैसे ही सारा भेद खुल गया। राधाकृष्णन की किताब का एक एक शब्द जदुनाथ सिन्हा की थीसिस से बिल्कुल हूबहू मिलता था। इससे राधाकृष्णन घबरा गए और उन्हें बदनामी का डर सताने लगा, क्योंकि उस समय राधाकृष्णन देश की प्रमुख हस्तियों में से थे। मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय जो उपकुलपति थे, वाइस चांसलर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, वे सामने आए और उन्होंने कोर्ट के बाहर ही दोनों में फैसला करवा दिया, आपस में समझौता करवा दिया। और कहा जाता है कि राधाकृष्णन ने जदुनाथ सिन्हा को 10,000 रुपया देना स्वीकार किया। अब ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि चोर कौन है और साहूकार कौन है। अगर राधाकृष्णन ने कोई चोरी नहीं की थी तो फिर उन्होंने 10,000 रुपये किस बात के दिए जदुनाथ सिन्हा को। लेकिन ये समझौता जो है इस देश में उसी तरह से साबित हुआ जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था। यानी कि उस अंगूठे ने एकलव्य को इतिहास में स्थापित नहीं होने दिया, अर्जुन को स्थापित किया गया, अर्जुन का नाम हुआ। आज भी देश में अर्जुन अवार्ड मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। ये कहानी नई नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है। राधाकृष्णन ने 10,000 रुपया जो जदुनाथ सिन्हा को दिया और जो ये भारतीय दर्शन नाम की जो किताब थी, 2000 पेज की किताब, मामूली किताब नहीं है, जिसका एक शब्द भी राधाकृष्णन ने नहीं लिखा था। कितनी मेहनत की होगी आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, अनुमान लगाइए कितनी मेहनत की होगी जदुनाथ सिन्हा ने।
लेकिन वही बात कि हाई प्रोफाइल मामला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद एक ब्राह्मण हैं, राधा कृष्णन खुद एक ब्राह्मण हैं, ये दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर किस तरह से ब्राह्मणों के अस्तित्व को बचाने के लिए, ब्राह्मणों की साख को, मर्यादा को बचाने के लिए किस तरह से षड्यंत्र रचा, और जदुनाथ सिन्हा की उस मेहनत पर, जिससे कि इस देश में अगर आज भारतीय दर्शन को पढ़ाया था तो वो उस किताब पर नाम होता जदुनाथ सिन्हा का, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स इस किताब को पढ़ते हैं तो उस पर नाम होता है राधा कृष्णन का। लेकिन सच्चाई अधिक दिनों तक छुप नहीं सकती है। जिस प्रकार से बादलों में छुपा हुआ चांद और सूरज कुछ देर के बाद बाहर आकर अपना प्रकाश बिखेर ही देते हैं, उसी प्रकार से सत्य भी झूठ के आवरण से बाहर आकर अपना प्रकाश बिखेर ही देता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 5 सितंबर, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो एक थीसिस चोर, एक साहित्यिक चोर के नाम पर, उसके जन्मदिन पर क्या एक देश में शिक्षक दिवस मनाया जाना उचित है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और यह इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। जो प्रश्न मैंने प्रारंभ में कहा था कि यह देश, इस देश की भौगोलिक अवस्थाओं, इस देश की नदियों, इस देश के मौसमों के कारण बहुत सुंदर है, दुनिया में नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन इस देश के लोगों की मानसिकता के कारण वही देश सबसे निम्न स्तर पर आकर ठहर जाता है। फॉरवर्ड प्रेस की वेबसाइट पर गौतम राणे सागर अपने एक लेख में लिखते हैं कि राधा कृष्णन ने 1921 में जब मैसूर से कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का कार्यभार संभाला, तभी से उनके ज्ञान और प्रतिभा पर उंगलियां उठने लगी थीं। उनकी प्रतिगामी सोच छात्रों को पसंद नहीं आती थी। अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं पर इनकी ढीली पकड़ के कारण छात्रों के बीच में अक्सर इनको शर्मिंदा होना पड़ता था। जिस व्यक्ति की प्रसिद्ध किताब पर ही साहित्यिक चोरी का आरोप लगा हो और यह आरोप साबित भी हुआ हो, उस व्यक्ति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाने का क्या औचित्य है? ये गौतम राणे सागर अपने लेख में लिखते हैं और आगे लिखते हैं कि जहाँ तक उनकी दार्शनिकता का प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब जाति का बीज नाश में राधा कृष्णन के दार्शनिक तर्क के औचित्य पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इस पत्रकार महेंद्र यादव का दावा है कि राधा कृष्णन की तो अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी और संस्कृत तो बहुत ही कमज़ोर थी, ऐसे में क्या खाक दर्शन पढ़ा होगा। कभी कभार वे जो लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजते थे, उन्हें संपादक बेकार भाषा और सतही मानकर अक्सर खारिज कर दिया करते थे। जब केस की बात आई तो मॉडर्न रिव्यू को राधा कृष्णन ने पत्र लिखा और उसमें अपनी इन खामियों का भी जिक्र किया है। राधा कृष्णन का यह पत्र साबित करता है कि थीसिस चोरी का केस कोर्ट में गया था। ये जो राधा कृष्णन जी हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये वही लोग हैं, उसी समाज से आने वाले लोग हैं जो समाज आज आरक्षण वालों को उनकी योग्यता पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाता दिखाई देता है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, प्रतिभाओं ने आगे बढ़कर अपना प्रदर्शन किया है, तब तब इन साहित्यिक चोरों ने, इन इतिहास चोरों ने तब तब उन प्रतिभाओं का गला घोटा है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस कहावत को लगातार बार बार सिद्ध करने का भी काम किया है। मैंने सुना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र नेता हैं, जिनका काम पढ़ना नहीं है, जिनका काम केवल राजनीति करना है और उन्हें पढ़ते हुए कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उनको प्रोफेसर की नौकरी पर लगते हुए बहुत से लोगों ने देखा है। 1-2 मामले मेरी नज़र में भी ऐसे आए हैं, क्योंकि इन लोगों के कनेक्शन सीधे आरएसएस से होते हैं और आरएसएस के कारण ये लोग बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो जाते हैं। तब इनका वैसा ही हाल होता है जैसा कि डॉक्टर राधा कृष्णन का हुआ कि पढ़ाना तो है नहीं, कॉलेज जाएंगे, अटेंडेंस लगा कर आ जाएंगे, उसके बाद जो छात्र हैं, छात्रों को पढ़ाने की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, क्योंकि कॉलेज में तो स्वाध्याय चलता है, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी किसी प्रोफेसर पर होती नहीं है। जबकि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यह हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि राधा कृष्णन
की प्रतिभा उनके ऊपर जो है उंगलियां उठने लगी थीं। तो ये अंग्रेज़ों का ज़माना था कि जब उनकी प्रतिभा और उनकी योग्यता पर उंगलियां उठने लगी थीं। लेकिन आज पता नहीं कितने प्रोफेसर आरएसएस की कृपा से नौकरियों पर आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सोचने वाला प्रश्न ये है कि राधा कृष्णन केवल थीसिस चोर नहीं थे, केवल इतने अपराध नहीं किया कि उन्होंने थीसिस चुराई। उनके साथ में और भी बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि वो इस देश के राष्ट्रपति भी बने। इस देश ने उनको भारत रत्न जैसा अवार्ड भी दिया। अब सोचिए ज़रा, कोई आदमी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो और उसके जीवन में उसके ऊपर चोरी का टैग लग गया हो, तो सोचिए आप क्या सोचेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। आपकी नज़र में नोबेल पुरस्कार का जो कद है वो एकाएक गिर जाएगा। इसी तरह से जो इस देश का राष्ट्रपति बना हो, उसने इस देश में भारत रत्न प्राप्त किया हो, तो सोचिए ब्राह्मण होने के कारण वह राष्ट्रपति बन सकता है, वह भारत रत्न भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब इतिहास को पढ़ा जाएगा, जब ये सच्चाइयाँ बाहर निकल कर आएंगी, तब इस देश के लोगों का जो चरित्र है वो दुनिया में किस प्रकार का साबित होगा। वहीं जहां एक और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने चरित्र की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपने पूरे जीवन भर तमाम तरह का त्याग, समर्पण और बलिदान करते हैं और उसके लिए वो जाने जाते हैं, उसके लिए पहचाने जाते हैं। यह देश भगवान बुद्ध के त्याग, समर्पण, बलिदान से जाना जाता है, बाबा साहेब के त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण जाना जाता है, ज्योतिबा फूले, कबीर, संत रविदास, ऐसे ऐसे महापुरुषों के कारण यह देश पूरी दुनिया में जो है नाम कमाता है। लेकिन वहीं पर ऐसे लोग जो साहित्य चोर हैं, थीसिस चोर हैं, उनके कारण इस देश का नाम डुबोया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर में किसके नाम पर इस देश में शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अभी जिस आदमी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसको पूरे भारत देश के लोगों को तुरंत प्रभाव से खारिज कर देना चाहिए और पूरे देश के लोगों को अपने पत्रों के माध्यम से भारत सरकार को ये सूचना देनी चाहिए, बताना चाहिए कि हमें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब मैं कुछ अल्टरनेट देता हूँ किसके नाम पर मनाया जाना चाहिए। पहला नाम आता है सावित्रीबाई फूले का, दूसरा आता है ज्योतिबा फूले का, तीसरा आता है फातिमा शेख का, चौथा डॉक्टर अंबेडकर, पांचवा तथागत बुद्ध, छठा कबीर और एक और नाम आता है वो है संत बाबा गाडगे, जिन्होंने फटे हाल रहकर यह कहा कि चाहे फटे हुए कपड़े पहन लो, चाहे टूटे फूटे मकान में रह लो, टूटे फूटे बर्तन में खा लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो। सावित्रीबाई फूले, जिसने इस देश में पहली बार महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए 18 स्कूल खोले। ज्योतिबा फूले, जिसने सावित्रीबाई फूले को सावित्रीबाई फूले बनाया। फातिमा शेख, जिसने सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाया और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले को पनाह दी, उनको संरक्षण दिया। डॉक्टर अंबेडकर, जिनको पूरी दुनिया में द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, अमेरिका ने द सन की उपाधि दी, इंडिया में ही द ग्रेटेस्ट इंडियन की उपाधि मिली और तमाम न जाने कितनी उपाधियों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसार भर के लोगों ने उनके ज्ञान के कारण नवाजा। तथागत बुद्ध, अगर मैं कहूँ कि इस संसार में सबसे अधिक प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, प्रज्ञा जिसका शिक्षा से सीधा संपर्क है, जो आज हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अपने पेट को पालने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस शिक्षा को तथागत बुद्ध ने इस संसार के लोगों को दिया, वह शिक्षा इस संसार के लोगों के दुखों को दूर करने में काम आती है। यानी कि जिस शिक्षा से आप धन कमाते हैं, सुख सुविधाएं अर्जित करते हैं, वो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो आपके जीवित रहते काम आती हैं, लेकिन आपके जीवन में जो बेसिक बुनियादी जो दुख हैं उनको दूर नहीं कर पाती हैं। जैसे कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, ये सभी प्रकार के जो दुख हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, इनसे किसी को मुक्ति नहीं दिला पाती। लेकिन भगवान बुद्ध का ज्ञान जो है इन सभी प्रकार के दुखों से
हमेशा हमेशा के लिए किसी भी प्राणी को छुटकारा दिला सकता है, वो ज्ञान। तो सोचिए किसके नाम पर, किसके जन्मदिन पर हमें शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। इसके अलावा संत कबीर, जिन्होंने इतने ऊंचे ऊंचे तर्क दिए कि इस देश में पाखंड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा एकदम ढह गए। कोई भी पाखंड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा इनके सामने ठहर ही नहीं सका। और अगर मैं वैज्ञानिकों में बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से, छात्रों के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत वर्तमान समय में, तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो साथियों, जो भी नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस महान शख्सियत के जन्मदिन पर हमें इस देश में शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। तो साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, अगर वही व्यूज़ सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाएं तो चैनल प्रोग्रेस कर जाएगा और आपकी और मेरी बात जो है बहुत से अधिकतम लोगों के पास पहुंचने लगेगी, पूरी दुनिया में फैलने लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब दीजिए, अपने भी विचार बताइए ताकि आगे और आपके विचारों पर आधारित वीडियो बनाए जा सकें। और इस वीडियो को जो भी लोग इस देश के लिए देशभक्ति से सराबोर होकर अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं कि हमें भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो इस वीडियो को कम से कम आपके पास जो भी ग्रुप हैं, कम से कम 10 ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।